हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा विच इज तालिबान वर्सेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कैन दिस कोर्ट ब्रिंग देम टू जस्टिस? ये हमारा टॉपिक है और आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है तालिबान के अगेंस्ट और क्या यहाँ पर इश्यूज रहे हैं। आईसीसी की डिटेल्स भी जानने की कोशिश करेंगे और कैसे ये इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट से डिफरेंट है उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। Right, so let's start the session without wasting any time. So we'll be starting with the introduction. किस तरह से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला है, किस बेसिस में निकाला है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। So let's start the session. So आप देख सकते हैं अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, so they have issued arrest warrants against Taliban leaders under the Article 7 Clause 1 Subclause H of the Rome Statute. So basically यहाँ पर ये क्लेम किया गया है कि जो तालिबान है यहां पर इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, स्पेशली जब हम बात करते हैं साइटिंग सिस्टमैटिक जेंडर एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन। सो वहां पर आपको जेंडर परसिक्यूशन देखने को मिली है एंड इवन द पॉलिटिकल परसिक्यूशन। तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहां पर आपको इलेक्टेड लीडर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर जो तालिबान है उन्होंने फोर्सफुली अपने आप को लीडर बनाया हुआ है। सो वहां पर आप देख सकते हैं एक तरह की पॉलिटिकल परसिक्यूशन है एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको जेंडर परसिक्यूशन देखने को मिलती है। इसी के बेसिस पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके अगेंस्ट क्या इशू किया है, अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं। राइट नाउ अगर हम आईसीसी की बात करते हैं, सो इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट। एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट आपको देखने को मिला है जो कि एस्टैब्लिश किया गया है टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर प्रोसिक्यूशन स्टेट के खिलाफ नहीं होता है। दैट इज वाई यहां पर लिखा गया है कि जो अरेस्ट वारंट इशू किए गए हैं वो तालिबान लीडर्स के अगेंस्ट किए गए हैं, ना कि तालिबान गवर्नमेंट। राइट, सो तालिबान लीडर्स के अगेंस्ट आपको यहां पर अरेस्ट वारंट्स इशू होते हुए दिखे हैं और आईसीसी इन्हीं को प्रोसिक्यूट करता है, वो स्टेट को प्रोसिक्यूट नहीं करता। सो इट प्रोसिक्यूट्स इंडिविजुअल्स फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो जहां पर भी आपको ग्लोबल कंसर्न देखने को मिलता है उनके अगेंस्ट जो भी सीरियस क्राइम्स करता है उन इंडिविजुअल्स को ये प्रोसिक्यूट करता है। राइट ना, आईसीसी की फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके हेडक्वार्टर्स आपको द हेग नीदरलैंड्स में देखने को मिलते हैं और ये गवर्न किया जाता है रोम स्टैट्यूट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसको लीगल बेसिस देता है दैट इज द रोम स्टैट्यूट, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, व्हिच इज द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ द आईसीसी which was adopted on 17th July 1998। 17 जुलाई को ये अडॉप्ट किया गया है और ये एंटर कब किया, 1 जुलाई 2002 में। राइट नाउ अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो जो रोम स्टैट्यूट है यही स्टैट्यूटरी लॉ क्या प्रोवाइड करता है, इनको जूरिसडिक्शन देता है कि ये जेनोसाइड के खिलाफ, दूसरा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के खिलाफ, वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट और क्राइम ऑफ अग्रेशन के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है। नाउ दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपसे आईसीसी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी और वहां पर स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि बताइए ये किसके खिलाफ क्या जूरिसडिक्शन की एग्जिस्ट करती है। तो जूरिसडिक्शन किस किस के लिए है, 4 चीजों के लिए है। सबसे पहले अगर कहीं पर भी जेनोसाइड किया गया है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, दूसरा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर करी गई है, वॉर क्राइम्स हुए हैं या फिर क्राइम ऑफ अग्रेशन हुआ है, तो रोम स्टैट्यूट ही इनको जूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है ना। अगर हम इसके मैंडेट की बात करते हैं तो आप, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, ये सिर्फ प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को फॉर ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम्स। कोई भी अगर ग्रेव इंटरनेशनल क्राइम्स किए गए हैं सो वहां पर इसकी कवरेज आपको देखने को मिलती है। सो एज आई टोल्ड यू, ये इनको जूरिसडिक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये इनको लीगल बैकिंग कौन प्रोवाइड करता है, इट इज द Rome Statute. Now it acts only when national jurisdictions are unwilling. Now this is very very crucial. जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट क्यों इंटरवीन करेगी, नेशनल कोर्ट्स क्यों नहीं इंटरवीन करेंगी, तो वहां पर जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो अनविलिंग है, वो करना नहीं चाहती हैं प्रोसिक्यूट, या हम कह सकते हैं कि वो दबाव में है। इसीलिए जो भी इंडिविजुअल यहां पर वॉर क्राइम्स कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, वहां की जो नेशनल कोर्ट्स हैं वो अनविलिंग है कि उनको हम प्रोसिक्यूट करें। तो यहां पर कौन कदम रखता है, आईसीसी कदम रखता है। सो आप देख सकते हैं इट एक्ट्स ओनली व्हेन नेशनल जुरिसडिक्शंस आर अनविलिंग। राइट नाउ
द कोर्ट हैज jurisdiction इन कंट्रीज दैट आर पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट, जो पार्टीज हैं, और इन नॉन मेंबर स्टेट्स इफ रेफर टू बाय द यूएनएससी। अगर यूएनएससी खुद यहां पर कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी वॉर क्राइम्स कर रहा है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, तो यहां पर फिर रोम स्टैट्यूट आ जाता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनको क्या कर सकता है, एक तरह से जुरिस्डिक्शन वहां तक एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी रोम स्टैट्यूट के मेंबर्स हैं, जो इसकी मान्यता रखते हैं, जो सिग्नेटरीज हैं, उन्हीं के खिलाफ यहां पर आपको अरेस्ट वारंट इशू होते हुए दिखते हैं, राइट। सो क्या इंडिया आईसीसी का मेंबर है? यू हैव टू रिमेंबर, नहीं, we are not a part of ICC, which is International Criminal Court. So as I told you, Rome Statute, it has been ratified by 125 countries, जिसमें आपको यूके और ज्यादातर यूरोपियन नेशंस देखने को मिलते हैं। Over 30 others have signed, but not yet ratified. Now, what is important? Afghanistan has been a member since 2003. इसीलिए यहां पर आपको देखने को मिला है कि 2003 में ये मेंबर बन चुका था। आज जो अरेस्ट वारंट्स इशू हुए हैं, क्यों इशू हुए हैं? क्योंकि ये अब क्या है, ये इसका मेंबर है, राइट। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ठीक है। सो कौन कौन मेंबर नहीं है? इंडिया नहीं है, यूएस नहीं है, इजराइल नहीं है, चाइना भी नहीं है, ठीक है। सो वी आर नॉट द पार्टीज ऑफ आईसीसी। ना बेसिकली हम क्यों ऑप्ट आउट करे हैं, हमने क्यों यहां पर रैटिफिकेशन नहीं की है? क्योंकि ये कहा गया है कि ये एक तरह से कंसर्न्स उजागर करता है सॉवरेनिटी को लेके। क्योंकि जब हम वॉर क्राइम्स की बात करते हैं तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट क्यों इंटरवीन करे? हमारी नेशनल कोर्ट्स वुड बी सफिशिएंट। तो एक तरह से ये सॉवरेनिटी पे घात है, इसीलिए इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। क्लैरिटी है? सो यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी। ना अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर आपको प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन और ऑफिस ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड रजिस्ट्री देखने को मिलती है। ये इसकी 4 मेन ऑर्गन्स है। ना जब हम असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज की बात करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, 125 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर इनकी रिप्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलती हैं, जो बेसिकली इनको लेजिस्लेटिव और एक तरह से इंश्योर करती है प्रॉपर गवर्नेंस, राइट। सो इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इनकी मेंबर स्टेट्स बन जाती हैं, जो किसका पार्ट बन जाती है? असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज, राइट। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आप याद रख सकते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, द प्रॉब्लम है जो आपको इशू देखने को मिलता है, दैट इट लैक्स इट्स ओन पुलिस। इनकी कोई खुद की पुलिस नहीं है, खुद की एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करती है। ये बेसिकली कैसे काम करती है? वॉलंटरी कोऑपरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स। सो मेंबर स्टेट्स जो हैं, अगर वो वॉलंटरी कोऑपरेट करते हैं, उनकी पुलिस ज्यूरिसडिक्शन, उनकी यहां पर एनफोर्समेंट एजेंसीज काम करती हैं, और रोम स्टैट्यूट की खुद की पर्सनल कोई पुलिस इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं है, ना ही एनफोर्समेंट आपको ब्लॉक देखने को मिलता है। ना दिस इज समथिंग जिसकी वजह से, इस लैकिंग की वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो रोम स्टैट्यूट की जितनी भी ज्यूरिसडिक्शंस आई हैं, या हम कह सकते हैं जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, वो अनफ्रूटफुल रहे हैं। एज सच कोई फ्रूटफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ना ही इनके पास कोई अपनी पुलिस फोर्स है, ना ही कोई एनफोर्समेंट एजेंसी है, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, जहां पर क्वेश्चन बन सकता है, what is the difference between ICC and ICJ? ना दोनों देखो, ICC के बारे में हम पढ़ चुके हैं, now we will be studying ICJ। ना अगर हम ICJ की बात करते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ना इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में, जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस की ही जो आपको डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, जो एक तरह से इंटरनेशनल क्राइम्स को होल्ड करता है, दैट इज ICJ। ना यहां पर हेडक्वार्टर्स यहां पर भी हेग में ही है, नेदरलैंड्स में ही है। अगर हम यहां पर जुडिशियल ऑर्गन की बात करते हैं यूएन की, वो जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है? आईसीजे। ना यहां पर अगर लीगल बेसिस की बात करते हैं तो चैप्टर 14 आपको देखने को मिलता है यूएन चार्टर का एंड द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। मेंबरशिप की अगर बात करते हैं, जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आईसीजे के अंडर आ जाते हैं। दैट मींस क्या आईसीजे का मेंबर इंडिया है? बिल्कुल है, क्योंकि हम किसके मेंबर हैं? यूएन के मेंबर हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स किसके बन जाएंगे? आईसीजे के बन जाएंगे, राइट। सो अगर हम यहाँ पर प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो किसमें होती हैं? इट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। सो इंग्लिश एंड फ्रेंच में आपको यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती है। ना कॉम्पोजिशन ऑफ कोर्ट की अगर बात करते हैं आईसीजे के, सो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस आपको देखने को मिलते हैं, विच इज 15 जजेस।
टेन्योर उनका रहता है 9 years, रिन्यूएबल है। इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो दे आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द यूएनएससी इंडिपेंडेंटली बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो जजेस जो हैं दे मस्ट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। नाउ number 2 judges from the same country, no 2 judges from the same country. Now it is allowed only 1 judge from a single country, एक सिंगल कंट्री से 2 जजेस नहीं हो सकते हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो दे आर इलेक्टेड बाय द जजेस देमसेल्फ फॉर अ 3-year टर्म, 3-year टर्म के लिए अपने आप से ही सिलेक्ट किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 15 जजेस। टेन्योर उनका कितना रहता है? 9 साल, और उनको रिन्यू किया जा सकता है। Now these things again are very important from your prelims perspective, right? So this is composition. Now jurisdiction की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर contentious jurisdiction है। So जो legal disputes हैं, अब देखो individuals को prosecute नहीं करता है ये, ICC करता है, लेकिन ICJ नहीं करता है। यहाँ पर कौन prosecution? जब भी disputes आपको states के बीच देखने को मिलेगा, मान लो 2 member states हैं UN की, उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन इंटरवीन करेगा? आईसीसी नहीं इंटरवीन करेगा, कौन करेगा? आईसीजे, राइट? सो स्टेट्स में अगर कोई डिस्प्यूट है वहां पर उनकी लीगल ज्यूरिसडिक्शन एग्जिस्ट करती है। नाउ जो भी डिसीजंस रहेंगे दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, बट स्टेट्स मस्ट कंसेंट टू कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। सो कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको बेसिकली कंसेंट प्रोवाइड होना चाहिए। ना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करते हैं सो यहां पर जो आईसीजे है वो नॉन बाइंडिंग लीगल ओपिनियंस हैं टू द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और एनी अदर यूएन ऑर्गन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सो इसी के लिए आपको देखने को मिलता है कि यहां पर भी जो आईसीजे का रोल है ना वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो किसको डैमेज नहीं करता है? सॉवरेनिटी को डैमेज नहीं करता है। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जो लीगल एनफोर्समेंट है वो अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन्ड नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि इनके कैसे रहती हैं जो भी ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो कैसी रहती हैं? दे आर नॉन बाइंडिंग लीगल ओपिनियंस ओनली, लीगली मैंडेटेड नहीं है, राइट? सो ये आपको देखने को मिलता है। नाउ लिमिटेशंस की अगर बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू सिर्फ स्टेट्स जो है दे कैन बी पार्टीज, कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटीज इसका पार्टी नहीं बन सकते हैं। नाउ जो भी ज्यूरिसडिक्शन है नीड्स कंसेंट। जब तक दोनों मेंबर स्टेट्स, मान लो दोनों में डिस्प्यूट है, भाई दोनों रजामंद होनी चाहिए, दोनों कंसेंट करे कि हाँ हम यहां पर जो भी आईसीजे डिसीजन लेगा हम हमारे लिए वो बाइंडिंग रहेगा, तो कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आईसीजे कांट फोर्स अ स्टेट इनटू प्रोसीडिंग्स, फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों कंट्रीज जो डिस्प्यूट में है वो रजामंद हो तभी यहां पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। नो एनफोर्समेंट पावर। नाउ एज सच कोई डायरेक्ट मीन्स टू एनफोर्स नहीं है। अब मान लो जजमेंट दे दी, भाई जजमेंट को कैसे एनफोर्स करना है? अगर एनफोर्समेंट करी गई है तो किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, इसका कोई भी आपको जुरिसडिक्शंस नहीं देखने को मिलती है। सो ये भी आपको एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। नाउ जो भी एडवाइजरी ओपिनियंस हैं इसकी वजह से अभी आपको देखने को मिलता है कि जो लीगल बैकिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो भी डिसीजंस रहते हैं दे आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, राइट? सो आप देख सकते हैं नॉट लीगली एनफोर्सेबल दो दे कैरी मॉरल एंड लीगल अथॉरिटी। मॉरल अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है बट एज सच इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल। क्लैरिटी है? सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ द आईसीजे। नाउ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, द डिफरेंस बिटवीन आईसीसी एज वेल एज आईसीजे, राइट? नाउ अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं तो आईसीसी 2002 में, आईसीजे 1945 में। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द यूएन आईसीजे एग्जिस्ट करता है ना। आईसीसी की अगर बात करते हैं ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है ना। अगर हम यहाँ पर दोनों के हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, दोनों के हेडक्वार्टर्स हेग में ही आपको देखने को मिलते हैं। यूएन मेंबर स्टेट्स की अगर बात करते हैं सो आईसीजे उन पे लागू होता है, लेकिन यहां पर इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ज्यूरिसडिक्शन इंडिविजुअल्स पे भी है ना। टाइप्स ऑफ केसेस की बात करते हैं तो कोई भी लीगल डिस्प्यूट जो भी मेंबर स्टेट्स में है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन कर सकता है? आईसीजे कर सकता है। लेकिन अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो ये प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को फॉर मोस्ट सीरियस क्राइम्स। कोई भी सीरियस क्राइम्स है उसके अगेंस्ट यहाँ पर इश्यूज की वारंट्स इशू किए जाते हैं, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा ना। अपील्स की अगर बात करते हैं तो एज सच आपकी कोई अपील एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आईसीसी में आपको एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी देखने को मिलते हैं, अपील्स भी देखने को मिलती है। एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो दोनों की एनफोर्समेंट बच्चे लीगली स्ट्रेंथन्ड नहीं है। यहां पर अगर हम एनफोर्समेंट की बात करते हैं दोनों के पास नन मींस इट रिलाइज ऑन द यूएनएससी टू अपहोल्ड द जजमेंट
एंड यहां पर इट रिलाइज ऑन द कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स. सो इसीलिए जब हम लीगल एनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं तो एनफोर्समेंट पावर्स किसी के पास भी नहीं है, ना ही आईसीसी के पास, ना ही आईसीजे के पास, राइट. सो अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, 3 से 4 स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल सकती हैं जहां पर आईसीसी वर्सेस आईसीजे पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.